नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। फटाफट एक बार जल्दी जल्दी सेशन के साथ जुड़ जाएं ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। आप जानते हैं आज मुझे पढ़ाना है आपको प्रीएम्बल, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे साथ रूपेश, संजना, अंजू, पायल, मोहन, विष्णवी, प्रदीप, अन्नू, राहुल, संदीप, प्रकाश, यूसुफ, काजल, सभी को अगेन मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्ति अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद तो यही होती है कि आप हमेशा बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। सभी लोग लाइव आ जाएंगे और आज का आपका चैप्टर है प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना, जो कि मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट भी किया था और कुछ बेसिक पॉइंट्स भी मैंने आपको इसके बारे में बता दिए थे कि आइडिया ऑफ प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया है, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल हमने कहाँ से लिया है, सोर्स ऑफ प्रीएम्बल क्या है, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे। अब बेटा, अगर हम प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं तो कुछ ऐसे दिखती है आपकी प्रस्तावना। आपकी जो प्रस्तावना है, उनके जो शब्द हैं, उनके मीनिंग्स कई बार पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, या प्रस्तावना से कई बार आपके ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं कि कितने तरह की न्याय की बात की गई है, कितनी तरह की इक्वालिटी की बात की गई है, कितने तरह की समानता की बात की गई है। ये फैक्चुअल चीज़ें यहाँ से पूछ ली जाती हैं। या प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है, ये सब मैंने आपको यहाँ पे आज पढ़ाना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो बेटा, जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं, प्रस्तावना आपको ध्यान रखना है कि जो प्रस्तावना आपकी, इसकी बिगिनिंग जो होती है, एक बार क्वेश्चन यही पूछ लिया था कि भाई प्रस्तावना की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है। तो प्यारे बच्चे, आपकी प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोक शब्दों से होती है। तो आपसे क्वेश्चंस भी मैं हमेशा पूछती हूँ जो कि मैं आपको लास्ट में आपको यहाँ पे डिस्कस भी कराऊंगी। तो अभी पहले हम पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे यहाँ पर ध्यान से मेरी बात सुनेंगे कि जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं, है ना, जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो पहले तो आपको भैया हेडिंग दे देनी है प्रस्तावना, या आपको हेडिंग दे देनी है उद्देशिका, ठीक है? चाहे आप प्रस्तावना कहें चाहे आप उद्देशिका कहें, बेटा एक ही बात है, अलग अलग बातें नहीं होती हैं और इसी को हम कहते हैं प्रीएम्बल। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे बेटा, और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो प्रस्तावना होती है आखिर ये क्या होता है। आखिर मैम प्रस्तावना से हमें क्या पता चलता है और प्रस्तावना जो होती है उसे किसी भी अधिनियम की शुरुआत क्यों माना जाता है। ये कहा जाता है कि किसी भी अधिनियम की शुरुआत प्रस्तावना से होती है, किसी भी एक्ट की, एक्ट मतलब कानून की। तो संविधान क्या है मैम? कानूनों का संग्रह है, बहुत सारे रूल्स इसमें हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस इसमें हैं। तो आप यहाँ पे मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना कि बेटा, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करती हूँ तो मैं एक बहुत सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि मान लीजिए मैंने कोई बुक खरीदी। अब मैं उस बुक को तुरंत के तुरंत खड़े खड़े तो नहीं पढ़ सकती पूरी बुक को, है ना, ये पॉसिबल नहीं होता। तो उस बुक के अंदर क्या है ये जानने के लिए बेटा हम लोग क्या देखते हैं बुक के अंदर। आपसे मेरा प्रश्न है कि अगर हम बुक शॉप पर कोई बुक लेते हैं और हमें ये जानना है कि इस बुक में एक्चुअली में क्या दिया गया है, तो हम उस बुक के अंदर क्या देखते हैं, मुझे आपसे ये जानना है। बताइए फटाफट से, क्या क्या देखते हैं, बताइए बताइए। मैं आपसे अगेन, इतना टफ क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा है कि आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं। वेरी गुड प्रतीक, वेरी गुड मैम। इंडेक्स देखते हैं मैम, सूचकांक देखते हैं, उससे हमें यह पता चल जाता है कि बुक के अंदर क्या क्या है। तो बेटा, अगर आपको किसी भी देश के संविधान को जानना है, अगर आपको यह जानना है कि उस देश का संविधान कैसा है, क्योंकि आप पूरा संविधान तो पढ़ नहीं सकते हो एकदम से कि भाई अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन उठाया और हमने तुरंत जान लिया कि वो कैसा है, पूरा हमने पढ़ लिया, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। बेटा जी, आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि हम जिस तरीके से इंडेक्स के थ्रू, सूचकांक के द्वारा बुक के अंदर क्या दिया गया है वो हम देखकर पता लगा लेते हैं, ऐसे ही आपकी प्रस्तावना होती है, ऐसे ही आपका प्रीएम्बल होता है। अगर आप किसी भी कंट्री के, किसी भी देश की प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं
तो आपको पता चल जाता है कि उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उस देश का संविधान कैसा है। तो ये आपको बात समझाने के लिए थी। मतलब उम्मीद करती हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं। जैसे प्रस्तावना की जब हम बात करते हैं तो इसको कहा जाता है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कहा जाता है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसको कहा जाता है संविधान की आत्मा। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा। और ये किसने कहा है मैम? अनुराग ठाकुर भार्गव दास जी ने। अनुराग ठाकुर भार्गव दास जी। आप केवल भार्गव दास जी भी याद रख सकते हैं। प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, ये किसने कहा है? यानी राजनीतिक जन्मपत्री। तो आप कहेंगे इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप या जन्मपत्री कहा है के.एम. मुंशी जी ने, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी ने इसको क्या कहा है कि ये जो है ये प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री है। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कहा है इसको? तो आप कहोगे मैम के.एम. मुंशी जी ने। फिर मैंने आपको बताया था कि ये क्या है मैम? इसको कहा गया है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का परिचय पत्र। क्या कहा गया इसको? संविधान का परिचय पत्र। संविधान का परिचय पत्र, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किसने कहा है? ये कहा है मैम N.A. पालकीवाला जी ने। N.A. पालकीवाला कि भैया जो प्रस्तावना है ये इंट्रोडक्शन है किसका? संविधान का। तो N.A. पालकीवाला जी ने ऐसा कहा है। ठीक, आगे सुनिए। नेक्स्ट यहां पे संविधान निर्माताओं के, जो संविधान निर्माता थे यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, संविधान निर्माताओं के मेकर्स, विचारों को जानने की कुंजी, विचारों को जानने की कुंजी, जानने की कुंजी। कुंजी कहते हैं बेटा जी की को, कुंजी यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके विचार क्या कहते हैं, आखिर वो किन उद्देश्यों को जानना चाहते हैं। तो ये किसने कहा है मैम? अर्नेस्ट वार्कर जी ने। वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर किया है। अर्नेस्ट वार्कर जी ने मैम ऐसा कहा है। ये प्रीएम्बल के कुछ फेमस स्टेटमेंट्स हैं बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ जी। वॉइस बग हो रहा है, अब बताइए अभी कैसा हो रहा है? अभी बताइए मुझे, 1 मिनट रुकिए, वेट कीजिए 2 मिनट। एक मिनट बेटा। अभी बताइए जरा एक बार। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो चलिए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसने बताया है? अर्नेस्ट वार्कर ने। ठीक है, आगे सुनिए यहां पर। अब भाई एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना यानी कि जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितनी बार संशोधन किया गया है, कितनी बार संशोधन। संशोधन को कहते हैं बेटा जी अमेंडमेंट। सीधा सीधा क्वेश्चन बच्चे आता है, कितनी बार संशोधन, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। आप मुझे बताइए कितनी बार संशोधन।
कुछ बच्चे कह रहे हैं 3 टाइम्स, कुछ बच्चे कह रहे हैं 1 टाइम। बिल्कुल ठीक है, केवल एक बार, केवल एक बार, ओनली 1 टाइम। और आपको पता है कि संशोधन जब किया जाता है तो या तो कुछ ऐड किया जाता है या कुछ रिमूव किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब संशोधन किया गया है तो यहां पे एड ऑन किया गया है, जोड़ा गया है, जोड़ा गया। और संशोधन कौन सा था बेटा? 42वां संविधान संशोधन 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। यह आपको ध्यान रखना है, 1976। बात समझ आ रही है? 42वां संविधान संशोधन हुआ और एड ऑन क्या किया गया है मैम? 3 वर्ड्स, 3 शब्द यहां पर जोड़े गए हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट लिखिएगा समाजवाद, यानी कि सोशलिस्ट। समाजवाद यानी कि सोशलिस्ट। सेकंड लिखिएगा, फर्स्ट हो गया, सेकंड लिखिएगा पंथ निरपेक्ष, यानी कि सेक्युलर, सेक्युलर। और थर्ड लिखिएगा बेटा जी अखंडता, यानी कि इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द बेटा जी 26 जनवरी 1950 को आपके संविधान में नहीं थे, बल्कि इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके संविधान में एड ऑन की, आपके संविधान की प्रस्तावना में एड ऑन किया गया था। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनिए बेटा, अगर मैं बात करती हूं तो जो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, सीधा क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने कि इसे लघु संविधान कहते हैं। यानी लघु संविधान किसे कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो मैम 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ऐसा क्यों मैम? क्योंकि बेटा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे ज्यादा परिवर्तन हुए हैं, आपके संविधान में जो सबसे ज्यादा चेंजेस हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, वो इसी संशोधन के द्वारा हुए हैं। अरुण अभी बताऊंगी बेटा पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है। पेशेंस रखें, सब आंसर्स आपके पास होंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे मैम इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि इस संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में सबसे ज्यादा परिवर्तन किए गए हैं। ठीक है कोमल बेटा, बोर्ड पे ध्यान से देखो, सारे वर्ड्स जो हैं इंग्लिश में लिखे हैं, जितने टफ वर्ड्स हैं सारे के सारे, एक बार ध्यान से देखो बोर्ड की तरफ। नहीं बच्चे, संडे को क्लास नहीं हुआ था, इस संडे नहीं हुआ था। ठीक है, आगे चलिए। अब मैं आपसे ये पूछूंगी, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस वाद में, वाद मतलब क्या होता है मैम? केस। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग, संविधान का अंग, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
नहीं बताया। और दूसरा क्वेश्चन है किस वाद में अंग बताया। ये दो क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। किस केस में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और किस केस में कहा कि प्रस्तावना संविधान का ही अंग है। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि नहीं बताया तो भाई बेरोवारी वाद हुआ था। एक बेरोवारी वाद को कहते हैं केस, और ये केस हुआ था 1960 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अब एक बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, आपका जो संविधान है ना, आपको पता है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमेशा एक बॉक्स में मैं देती हूं, तो एक बॉक्स बनाएंगे, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। जैसे आपको पता है कि संविधान में संशोधन होता है, संविधान में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि जो संशोधन होता है वो कौन करता है? संशोधन करती है मैम संसद, यानी कि पार्लियामेंट। ये मैंने आपको बताया है। लेकिन बच्चे, पार्लियामेंट केवल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर सकती है, लेकिन मैम अगर हम बात करें तो अमेंडमेंट केवल संविधान के भागों में ही हो सकता है। लेकिन यहां पे तो कह दिया कि यह संविधान का भाग ही नहीं है। यहां पे तो कह दिया कि मैम जो अगर हम बात करें तो कह दिया कि भाई ये तो भाग ही नहीं है, तो इसका मतलब संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन आपने तो बताया संशोधन हुआ है। ध्यान रखना कि संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन केवल संविधान के भाग या अंग में, संविधान के भागों को, यानी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें कह दिया कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो भैया संसद अब पूछने लगी तो क्या मैं संशोधन नहीं कर सकती? भाई मुझे ये तो बताओ, मैं संशोधन कर सकती हूं या नहीं? मैं तो नहीं कर सकती प्रीएम्बल में, क्योंकि आपने बोल दिया कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। लेकिन मैम संशोधन तो हुआ है। तो बेटा इसलिए हुआ है क्योंकि जब दूसरा केस आया आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ केरला, केशवानंद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और ये केस आया था बेटा 1973 में, और इसमें इसने क्या कहा कि भाई ये अंग है, प्रस्तावना पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, यानी प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। तो केशवानंद केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को चेंज कर दिया और कहा कि प्रीएम्बल प्रस्तावना का अंग है, और जब अंग है तो संसद क्या कर सकती है? संशोधन। तो केशवानंद केस के बाद भाई 1976 में इसने क्या किया था? आपकी प्रस्तावना को संशोधित किया गया था। तो आपको पता चला, अगर बेरोबारी केस देखते हैं तो बेरोबारी केस में कहा गया है कि भाई प्रीएम्बल पार्ट नहीं है, लेकिन फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को चेंज किया और केशवानंद केस में कहा कि प्रस्तावना जो है वो संशोधित हो सकती है, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का ही अंग है। तो जो भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो प्यारे बच्चे आपको ध्यान रखना है कि आपका संशोधित किया जा सकता है। जैसे केशवानंद केस में कहा पार्ट है तो संसद ने संशोधन कर दिया, और बेरोबारी केस में कहा था कि नहीं है तो संशोधन नहीं किया गया था। और संशोधन कब हुआ है? 1976 में। जजमेंट कब आया था? 1973 में। लेकिन आपको यहां पे ध्यान रखना है कि ये जो आपका केस था केशवानंद, इसमें एक चीज और कही गई कि जो संसद है, संसद संविधान के मूल ढांचा, संविधान का जो मूल ढांचा होता है, मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
संसद संविधान का जो मूल ढांचा है उसको छोड़कर संशोधन कर सकती है, उसको छोड़कर क्या कर सकती है? संशोधन। यानी किसी भी अमेंडमेंट से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहां क्रिएट हो गई? प्रॉब्लम बेटा जी ये क्रिएट हो गई कि भाई ये बताओ कि आपने तो बोल दिया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट से पूछ रही है संसद कि तुमने बोल दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ना है, उसमें अमेंडमेंट नहीं करना है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? भाई मूलभूत ढांचा क्या है, पूछा संसद ने सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो मैं समय समय पर बताऊंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि बेटा जी बेसिक स्ट्रक्चर की कोई भी डेफिनेशन संविधान में नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है यह संविधान में लिखा ही नहीं गया है। तो हम ये कह सकते हैं, एक बार सीधा एसएससी ने क्वेश्चन पूछा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर यानी संविधान का मूलभूत ढांचा क्या है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है या जो मूलभूत ढांचा होता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर बेटा जी एक जुडिशियल जजमेंट है। ये क्या है? एक जुडिशियल जजमेंट, यानी कि ये एक न्यायिक निर्णय है, और सुप्रीम कोर्ट ये समय समय पर बताता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा और क्या नहीं होगा। यानी इस बेसिक स्ट्रक्चर को क्यों लाया सुप्रीम कोर्ट? ताकि संसद की संशोधन की शक्ति को कंट्रोल किया जा सके, ताकि संसद की संशोधन की शक्ति को कंट्रोल में किया जा सके, उसे नियंत्रित किया जा सके। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि इसने ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद तुम जहां चाहे संशोधन करो संविधान में, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान रखना, लेकिन मूलभूत ढांचे को ध्यान रखना। और अगर तुमने ये मूलभूत ढांचा जो है इसको तोड़ा तो मैं तुरंत उस संशोधन को कैंसिल कर सकता हूं। यानी पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाओ संसद, खुला मैदान है, जहां चाहे वहां संशोधन करो, लेकिन बाद में बोल दिया रुक जाओ, बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन मत करना, मूलभूत ढांचे का उल्लंघन मत करना। संसद बोली भैया मूलभूत ढांचा वो मैं बताऊंगा समय समय पर, मैं तुम्हें समय समय पर बताऊंगा कि मूलभूत ढांचा क्या है। तो ये क्या था बेटा जी? एक जुडिशियल जजमेंट था, ये एक न्यायिक निर्णय था। जो किस केस में दिया गया? क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में दी थी? केशवानंद केस में। ठीक है, यहां तक समझ में आया हो तो थम्स अप करें फटाफट। समझ आया हो फटाफट थम्स अप कर दें फटाफट एक बार। ठीक है बेटा, या तो कमेंट कर लो या फिर पढ़ लो, एक ही काम हो पाता है, या तो कमेंट हो पाते हैं या फिर पढ़ाई। ठीक है, आगे देखिए, आगे फिर हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन आता है प्रस्तावना की शुरुआत ये कहां से होती है? प्रस्तावना की शुरुआत यानी बिगिनिंग ऑफ प्रीएम्बल, बिगिनिंग ऑफ प्रीएम्बल। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है हम भारत के लोग शब्द से। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जिसे हमने कहां से लिया है? क्वेश्चन पूछा जाता है तो लिखना हम भारत के लोग शब्द संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से लिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से लिए गए हैं, लिए गए हैं, लिए गए हैं, यानी टेकन फ्रॉम यूएनओ,
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ चार्टर, जिसमें लिखा है हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया है, हम भारत के लोग। उसमें लिखा है हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग और यहां लिख दिया है हम भारत के लोग। ठीक है। और बच्चे ये भी ध्यान रखना कि जो ये शब्द हैं हम भारत के लोग, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है इसका। मीनिंग है कि आपके यहां पर जनता समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। जनता समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु है। यानी ये जो संविधान बना है ये सब हम भारत के लोगों ने मिलकर बनाया है, ये हमारे द्वारा बनाया गया है। जनता समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है, यानी जनता समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है, यानी जनता के पास में ही सारी शक्तियां हैं और जनता ने ही मिलकर इस संविधान को बनाया है। ठीक है। यानी आप कह सकते हैं सेंट्रल पॉइंट ऑफ ऑल पावर्स कौन है, पब्लिक। इंग्लिश में लिखिएगा सेंट्रल पावर ऑफ सेंट्रल पावर, एक मिनट मैं लिख देती हूं, लिखिएगा इसको। यहां पे हम लिखेंगे सेंटर ऑफ ऑल पावर्स, लिखिए फटाफट। सेंटर ऑफ ऑल पावर्स, समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु, सेंटर ऑफ ऑल पावर्स। ठीक है, लिखिए, यहां पर जगह नहीं है तो मैं बोल रही हूं सेंटर ऑफ ऑल पावर्स कौन है, पब्लिक। कौन है, भारत की जनता। और इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो किसने बनाया है, भारत की जनता ने। तो एक तो ये हो गया हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग। और फिर क्या वर्ड है आपका, देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर लिखा है भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि सोवरिन। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सोवरिन। इसका मीनिंग क्या होता है मैम, इसका अर्थ क्या होता है। इसका एक वर्ड में मीनिंग होता है इंडिपेंडेंसी, यानी कि स्वतंत्रता। और इसका मतलब स्वतंत्रता कब होती है, जब कोई देश यानी कंट्री अपने आंतरिक यानी कि इंटरनल, आंतरिक एवं बाह्य मामले बाह्य मामलों के बारे में, बाह्य मामलों मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। जब कोई देश अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, निर्णय यानी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट कंट्री, उसको कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश। अब मैं आपसे प्रश्न पूछती हूं, क्या भारत एक सोवरेन कंट्री है?
क्या भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है? जी हां मैम, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। कैसे कह सकते हैं हम? क्योंकि बेटा आज के समय में हमारा जो देश है वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन अपने आप लेता है। वो किसी से परमिशन नहीं मांगता है, किसी से इजाजत नहीं मांगता है कि भाई आकर मेरे आंतरिक और बाह्य मामलों को सुलझाओ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि क्या बिफोर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया या बिफोर 1947 1947 से पहले क्या भारत एक सोवरेन कंट्री था? क्या भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश था? बताइए, बताइए जल्दी से, क्या 1947 से पहले भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश यानी कि सोवरेन कंट्री था कि नहीं? बताइए फटाफट। नहीं था मैम। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। क्योंकि मैम अंग्रेज हमारे देश के डिसीजन लेते थे, हमारे भारत के लोग नहीं लेते थे। तो पहले नहीं था लेकिन अब है। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, और हमारा जो समाजवाद है, हमारा जो समाजवाद है किसकी बात करता है? समानता। इसका अर्थ है इक्वालिटी। अब समानता किस चीज में? तो कह रहा है कि जो विकास के संसाधन हैं, विकास के संसाधन यानी रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट, रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट उनका क्या होना चाहिए? तो रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं जल्दी से बताओ। कह रहा है कि रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट्स का, विकास के संसाधनों का होना चाहिए, संसाधनों का समान वितरण, समान वितरण यानी कि इक्वल डिवीजन, इक्वल डिवीजन ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज। किसके बीच में होना चाहिए समान वितरण? लोगों के बीच, लोगों के बीच, बिटवीन पीपल्स, बिटवीन ऑफ द पीपल, लोगों के बीच समान वितरण। लेकिन हमें यह तो बताओ विकास के संसाधन क्या होते हैं? विकास के संसाधन किसे कहते हैं यह भी तो हमें पता होना चाहिए। वो मुझे किसी ने आंसर नहीं किया। अगर मैं बोलूं कि आपको अपने विकास के लिए क्या क्या चाहिए, तो मैम हमें हमारे जो डेवलपमेंट रिसोर्सेज हैं उसका एग्जाम्पल मैम हमें शिक्षा चाहिए, एजुकेशन। मैम हमें रोजगार चाहिए, एम्प्लॉयमेंट। मैम हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, गुड हेल्थ। तो तुम्हें तुम्हारे विकास के लिए जो जो चीजें चाहिए कह रहा है कि उनका इक्वल डिवीजन करो। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को आप दे दो और कुछ लोगों को आप मत दो, जैसे पहले होता था। पहले सबको राइट टू एजुकेशन नहीं था, पहले सबके लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं था, लेकिन आज है, आज सबको मिलता है। तो जो तुम्हारे विकास के संसाधन हैं वो सबको मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को आप दे दो और कुछ लोगों को आप मत दिया करो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष या हम कह सकते हैं धर्मनिरपेक्ष, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्युलर। और इसका सीधा मतलब होता है, सीधा मतलब होता है कि राज्य, राज्य का मतलब बेटा जी यहां पर देश से है, राज्य का मतलब यहां पर कंट्री से है, किसी स्टेट से नहीं है।
राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अपना कोई धर्म नहीं होगा, अपना कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि जो सेक्युलर कंट्री होगा वहां पर क्या होगा, वहां पर मैम सभी धर्म समान होंगे। सभी धर्म क्या होते हैं सेक्युलर कंट्री में, समान, यानी ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, यहां पर सभी धर्म समान हैं। तो जहां पर भी सेक्युलर कंट्री होगा वहां आपका देश का पर्टिकुलर कोई एक यहां पर आपका धर्म नहीं होगा। सुनील बस कीजिए बेटा, आपके कमेंट में कोई दम नहीं है, जो आप बात कर रहे हो वो कभी नहीं हो सकता। मुझे क्लास में रटवाना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ये काम आप मेरे बिना भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप कहेंगे कि मैम पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब हमसे पूछा जाएगा तो कहा जाएगा राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, मतलब जो भी सेक्युलर कंट्री होती है उसका पर्टिकुलर कोई एक रिलीजन नहीं होता, वहां पर ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या प्यारे बच्चे आप जो हैं पाकिस्तान को सेक्युलर कंट्री कह सकते हैं, बताइए जल्दी से, क्या आप पाकिस्तान को सेक्युलर कंट्री कह सकते हैं, यस या नो? क्या कहेंगे आप? नहीं कह सकते मैम, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अपना धर्म डिसाइड किया है, पाकिस्तान ने बोला है कि मैं इस्लामिक कंट्री हूं, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि भारत ने बोला हो कि मैं एक हिंदू कंट्री हूं या एक मैं मुस्लिम कंट्री हूं? नहीं मैम, भारत ने तो हमेशा बोला है ऑल रिलीजन आर इक्वल, मतलब भारत का अपना कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है। भारत ये नहीं कहता कि मैं हिंदू कंट्री हूं, जिस दिन भारत ऐसा कह देगा उस दिन ये सेक्युलर शब्द यहां से हट जाएगा, लेकिन अभी हम सेक्युलर कंट्री हैं, अभी हमारा भारत देश एक पंथ निरपेक्ष देश है, क्योंकि यहां पर सभी धर्मों को समानता दी गई है, यहां पर्टिकुलर इसका कोई एक धर्म नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक, ये लिखेंगे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो मैम जहां पर होता है लोगों का तंत्र, इसका सीधा सा मतलब है लोगों का तंत्र, सिस्टम ऑफ द पीपल, सिस्टम ऑफ द पीपल। और सिस्टम ऑफ द पीपल कहां पर होगा बेटा जी? मैम जहां पर जनता, जो जनता होती है उसको मतदान का अधिकार होता है, जहां पर जनता को मिलता है राइट ऑफ वोटिंग, वहीं पर होता है लोकतंत्र, राइट ऑफ वोटिंग। और इसमें जनता क्या करती है मैम? जनता निर्वाचनों में मतदान करती है और अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, ठीक है बेटा। लोग क्या कहते हैं उस पे नहीं जाना है, संविधान क्या कहना है उस पे जाना है, लोग क्या कहते हैं उस पे नहीं जाना है। अब मुझे ये बताइए, डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है? लोगों का तंत्र, यानी जहां पर जनता खुद से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। भाई मतदान में क्या होता है, वोटिंग क्या होती है, मतदान से क्या होता है? तो मैम मतदान के द्वारा जनता क्या करती है? जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। प्रतिनिधि किसे कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स, रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधियों को चुनती है। और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं बेटा? तो हम हमारे प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एमपी और एमएलए, एमपी और एमएलए होते हैं। और हमारी जनता ये अधिकार देती है एमपी एमएलए को कि हमारी तरफ से जाओ और जाकर शासन करो।
क्या आप खुद जाकर पार्लियामेंट में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं? नहीं मैम, हम खुद नहीं बैठते हैं, हम एमपी एमएलए को ये पावर देते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो भारत है, भारत में कैसा लोकतंत्र है? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। क्यों कह सकते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया? इनडायरेक्ट इसलिए है मैम क्योंकि हम खुद शासन नहीं करते, बल्कि हम तो एमपी एमएलए को अपनी तरफ से भेजते हैं। और बेटा इसके लिए अब्राहम लिंकन, जो आपके अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, लोगों का शासन, लोगों का शासन लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का शासन लोगों के द्वारा लोगों के लिए। उन्होंने इस स्टेटमेंट से लोकतंत्र को समझाया है। एक मिनट, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, सॉरी बेटा, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। तो आप क्या लिखेंगे मैम? हम लिखेंगे रूल ऑफ द पीपल, रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल, बाय द पीपल। यानी जहां लोगों को ये पावर होती है कि वो अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें, उसी को कहते हैं लोकतंत्र। ठीक है, यानी जनता के द्वारा चुना हुआ शासन, और जहां पर वोटिंग होती है वहीं पर लोकतंत्र होता है, अदरवाइज लोकतंत्र नहीं होता। अब्राहम लिंकन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे बेटा, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे। ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, और नेक्स्ट वर्ड है गणराज्य, यानी कि रिपब्लिक। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो राष्ट्राध्यक्ष है, बताइए जल्दी से, आपके यहां पर हेड ऑफ नेशन कौन होता है? राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? जिस देश में राष्ट्राध्यक्ष का पद निर्वाचित होता है, निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड, जिस देश में राष्ट्राध्यक्ष का पद निर्वाचित होता है, निर्वाचित मतलब इलेक्टेड, वहां पर गणराज्य होता है। वो कंट्री रिपब्लिक कंट्री होती है। जिसने बोला है प्रेसिडेंट, उसने सही बोला है मैम। हमारे यहां पर हेड ऑफ नेशन है प्रेसिडेंट, हमारे यहां पर हेड ऑफ नेशन है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति हमारे यहां पर कैसे होते हैं? पोस्ट इलेक्टेड। राष्ट्रपति का हर 5 साल में इलेक्शन होता है। अब मेरा अगला क्वेश्चन इधर लिख रही हूं साइड में, क्या ब्रिटेन गणराज्य यानी कि रिपब्लिकन कंट्री है? रिपब्लिकन कंट्री, क्या ब्रिटेन गणराज्य देश है? यस या नो? हाँ या ना? बच्चा कह रहा है नहीं, पवन कह रहे हैं मैम नो। क्यों? क्योंकि मैम यहां पर जो हेड ऑफ नेशन है, हेड ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्राध्यक्ष, वो होते हैं मैम या तो किंग या फिर क्वीन, यानी या तो राजा या रानी। और यहां पर जो राजा या रानी होते हैं हेड ऑफ नेशन, उनमें क्या होता है कि राजा का बेटा ही अगला राजा, रानी की बेटी या बेटा ही अगला राजा या रानी। यानी यहां पर जो हेड ऑफ नेशन है वो कैसा है मैम? हेरिडेटरी पोस्ट है।
हेरिडिएटरी पोस्ट है, यानी मैम वंशानुगत पद है। और वंशानुगत पद का मतलब होता है राजा का बेटा या बेटी ही नेक्स्ट हेड ऑफ नेशन होंगे, या हेड ऑफ नेशन का इलेक्शन नहीं होता। क्या अमेरिका रिपब्लिकन कंट्री है? बिल्कुल है, क्योंकि वहां प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। क्या भारत रिपब्लिकन कंट्री है? जी हाँ मैम है, क्योंकि हमारे यहां पर भी राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। नहीं बेटा, ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होते, ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होते हैं। ठीक है, आगे चलिए। फिर आपसे पूछा जाएगा आपकी प्रस्तावना में कितनी प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के यहां पर क्या दिए गए हैं? न्याय। जल्दी बताइए, ये हमने किस देश से लिए हैं? यानी कि जस्टिस। और ये कौन कौन से हैं मैम? पहला सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय। दूसरा मैम इकोनॉमिक जस्टिस, यानी आर्थिक न्याय। और तीसरा बेटा जी पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि राजनीतिक न्याय। मैम ये 3 प्रकार के न्याय हमारी प्रस्तावना में हैं, और हमने इनको कहां से लिया है? रूस से लिया है। टेकन फ्रॉम रशिया, टेकन फ्रॉम रशिया, टेकन फ्रॉम रशिया। और इन 3 न्याय का मतलब है सामाजिक न्याय, मतलब जब समानता होगी समाज में, अमीर गरीब का भेदभाव खत्म होगा, लोग ऊंची जाति नीची जाति को इस तरीके का भेदभाव खत्म होगा। आर्थिक का वही मतलब है जब अमीर और गरीब के बीच की खाई जो है वो खत्म होगी। और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि मतदान का अधिकार सबको हो, और निर्वाचनों में पार्टिसिपेशन यानी निर्वाचनों में भाग लेने का अधिकार भी सबको हो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि समानता। न्याय मतलब कि भैया जब समाज में हर चीज में समानता होगी, चाहे वो आर्थिक आधार पे हो, सामाजिक आधार पे हो, या फिर राजनीतिक आधार पे हो। कहने को सब इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन क्या सब लड़ पाते हैं? नहीं मैम। इलेक्शन के लिए तो हमारे यहां पर पैसा चाहिए, पैसा है तो आप इलेक्शन लड़ सकते हो, नहीं है तो नहीं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखो यहां पर हम एक लेंगे रिवीजन स्लाइड। नेक्स्ट मैं जोड़ूंगी आपकी रिवीजन स्लाइड, फटाफट आंसर कीजिएगा। रिवीजन स्लाइड। और जब हम इसकी बात करेंगे तो मेरा पहला क्वेश्चन, प्रस्तावना जो है इसका बताइए विचार कहां से लिया गया है, भाषा कहां से ली गई है, स्रोत क्या है, इससे संविधान की आत्मा किसने कहा है, संविधान की आत्मा किसने कहा है, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, इसे राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है, प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना संविधान का अंग है, अंग है, किस वाद में कहा गया, अंग नहीं है, ये किस वाद में कहा गया, मूलभूत ढांचा शब्द किस वाद में प्रयोग किया गया, किस वाद में प्रयोग, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष,
अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? किस संशोधन द्वारा जोड़े गए बताइए। नेक्स्ट, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? न्याय हैं। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है? प्रस्तावना की शुरुआत कहां से होती है? गणतंत्र का अर्थ क्या है? गणतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अर्थ क्या है? सबका आंसर एक वर्ड में देना है। अर्थ क्या है? ये मेरे प्रश्न हैं। अगर आप इनके आंसर दे पा रहे हैं तो चीजें आपको समझ में आई हैं। चलिए, विचार आपने बताया था मैम अमेरिका, भाषा आपने बताया था ऑस्ट्रेलिया, स्रोत आपने बताया था उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान की आत्मा ठाकुर भार्गव दास, केवल मैं भार्गव दास लिख देती हूं। परिचय पत्र बेटा आपने आंसर दे रखा है NA पालकी वाला। आंसर मैच करते जाइए अगर आपने ये आंसर्स दिए हैं। राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है? बहुत बढ़िया, दीपिका कह रही हैं KM मुंशी जी ने कहा है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी। किस वाद में संविधान का अंग बताया गया और किस वाद में कहा गया नहीं है? बताओ जल्दी से, बताइए फटाफट। किस वाद में कहा गया? अरे वाह मैम, केशवानंद में कहा गया है। केशवानंद मैम कब हुआ था? 1973 का केस था। और किसमें कहा गया नहीं है? तो मैम बेरोबारी वाद 1960। मूलभूत ढांचा शब्द किस केस में प्रयोग किया गया? मूलभूत ढांचा शब्द किस केस में यूज किया गया? बहुत बढ़िया मैम, केशवानंद केस। ठीक है, केशवानंद केस। ये शब्द किस में? बहुत बढ़िया मैम, 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, आगे आइए फटाफट। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ये मैम पंथ निरपेक्ष का अर्थ है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्द से, बिगिनिंग ऑफ प्रीएम्बल हम भारत के लोग शब्द। गणतंत्र का अर्थ क्या है? मैम राष्ट्राध्यक्ष जो है वो निर्वाचित होना चाहिए। राष्ट्राध्यक्ष क्या होना चाहिए? राष्ट्राध्यक्ष का पद निर्वाचित। और लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का तंत्र, सिस्टम ऑफ द पीपल। अगर आप सबने आंसर किए हैं और सारे आंसर आपकी पहुंच में थे तो एक बार थम्स अप करके बाय कर देना। अगली क्लास आपकी शुरू होने वाली है। आज के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।